शुभम प्रीतम को लेकर के एक दिन जबरदस्ती दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर पहुंच जाता है। दोस्तों, प्रीतम तो आज तक जिंदगी में कभी कोठे पर नहीं आया था, लेकिन शुभम इससे पहले भी आ चुका था कई बार, इसलिए शुभम के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अब शुभम वहां पर जाता है और वहां के दलाल से बात करता है और फिर शुभम प्रीतम के लिए एक लड़की का चुनाव करता है, एक लड़की को पसंद करता है और फिर प्रीतम को ले जा करके एक कमरे में पहुंचा देता है। और फिर शुभम प्रीतम से बोलता है कि देखो, अभी जो तुम्हारे कमरे में एक लड़की आएगी वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। वैसे है तो गूंगी, लेकिन देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि ये जो तुम्हारा उदास चेहरा है ये देखते ही खिल उठेगा, बिल्कुल यूं मानो कि चांद का टुकड़ा है। मैं तो जब भी आया करता हूँ इस कोठे पर तो इसी लड़की से मिलने के लिए आया करता हूँ। और फिर यह कहते हुए शुभम वहां से चला जाता है। कुछ ही देर के अंदर में एक लड़की घाघरा चोली पहनते हुए उस कमरे के अंदर आती है। अब दोस्तों, जैसे ही प्रीतम नज़र उठा करके उस लड़की की ओर देखती है तो प्रीतम का होश ही उड़ जाता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, वो प्रीतम की पत्नी रहती है, जो आज से लगभग 2 साल पहले एक नाव की दुर्घटना में डूबकर मर गई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर है, कहानी में अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक जिले की प्रीतम नाम के लड़के की। प्रीतम की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है शबनम। अब दोस्तों, प्रीतम जैसे ही कोठे पर अपने आंखों के सामने देखता है उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होने लगता है, क्योंकि उसके नज़र में तो उसकी पत्नी करीब 2 साल पहले एक नाव के हादसे में मर चुकी होती है। क्योंकि दोस्तों, प्रीतम के आंख के सामने ये हादसा हुआ रहता है, उसके आंख के सामने नाव डूबता हुआ नजर आता है और उसमें से उसकी पत्नी डूब करके मर जाती है। अब कभी कभी प्रीतम ये सोच करके डरने लगता है कि कहीं उसकी पत्नी का कोई आत्मा, कोई साया तो नहीं है उसके सामने खड़ा। अब प्रीतम डर ही रहा होता है कि तब तक उसकी जो पत्नी शबनम होती है वो प्रीतम के पैरों में गिर करके बड़े जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, जब शबनम पैर पकड़ करके पूरे प्रीतम का रोने लगती है तब जाकर के प्रीतम को आभास होता है कि नहीं नहीं, ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, ये तो मेरे सामने मेरी ही शबनम है। उसके बाद दोस्तों, प्रीतम झट से अपनी शबनम को उठाता है हाथों से और अपने गले से लगा लेता है। अब शबनम पूरे जोर जोर से उसके सीने से लग करके रोने लगती है। अब उस समय का ऐसा माहौल बन जाता है कि दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे को पकड़ के बेहद रोने लगते हैं। और फिर प्रीतम एक ओर से अपनी पत्नी को चुप भी कराने लगते हैं। आखिरकार ऐसा होता क्यों नहीं, क्योंकि प्रीतम का सिर्फ वो पत्नी ही नहीं बल्कि दोस्तों प्रेमिका भी रहती है। क्योंकि दोस्तों, प्रीतम की जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज नहीं थी, वो एक लव मैरिज थी। दोस्तों, प्रीतम जब स्कूल लाइफ में था तभी उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और वो लड़की थी शबनम। दोस्तों, प्रीतम शुरू से ही जानता था कि शबनम बोल नहीं सकती है, शबनम गूंगी है, लेकिन शबनम देख सकती है, शबनम सुन सकती है, शबनम लिख भी सकती है, शबनम बाद बाकी सारी काम कर सकती है, क्योंकि बुद्धि में उसे कोई कमी नहीं था और देखने में उसकी खूबसूरती में तो खैर वहाँ के आसपास में ऐसे कोई नहीं थी, ऐसी कोई नहीं थी जो उसका टक्कर दे सके। इतनी खूबसूरत थी कि मानो चांद की टुकड़ा हो। दोस्तों, शबनम में कमी सिर्फ इसी बात की थी कि वो गूंगी थी, वो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन भगवान ने उसे खूबसूरती इस कदर दिया था कि उसके जैसा टक्कर में आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन वैसे प्रीतम भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़का था, प्रीतम भी देखने में कोई कम नहीं था, बहुत ही अच्छे घराने से था, पढ़ा लिखा लड़का था। दोस्तों, प्रीतम चाहता तो उसकी अच्छी खासी लड़की से शादी हो सकती थी, अच्छे घराने में शादी हो सकती थी, लेकिन प्रीतम की जब शादी की बारी आई तो प्रीतम अपने घर वाले को बताते हैं कि मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं
शबनम से प्यार करता हूँ। लेकिन दोस्तों प्रीतम के घर वाले जैसे ही इस बात को जानते हैं कि लड़की देखने में ठीक है लेकिन गूंगी है, गूंगी की बात जानते ही उसके घर वाले प्रीतम के शादी के खिलाफ हो जाते हैं। और फिर प्रीतम के घर वाले प्रीतम को कहते हैं कि नहीं, किसी भी तरह से तुम शबनम से शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन वैसे दोस्तों शबनम के घर वाले इस शादी को लेकर के राजी थे। वो चाहते थे कि हाँ, किसी तरह से शबनम की शादी प्रीतम से हो जाए। अब दोस्तों बहुत प्रयास करने के बाद भी प्रीतम अगर अपने घर वाले को नहीं मना पाते हैं, तब जाकर के अंत में ये फैसला प्रीतम लेता है, मुझे अब मंदिर में जाकर के ही शादी करनी होगी। और फिर प्रीतम और शबनम दोनों एक दिन मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था कि शबनम को भगा करके प्रीतम और मंदिर में जाके शादी कर लिया था। शबनम का पूरा फैमिली, शबनम के माता पिता सभी कोई उस शादी में मौजूद रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रीतम के फैमिली वहां पर नहीं रहते हैं। अब दोस्तों प्रीतम अपने पत्नी शबनम को लेकर के अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों शबनम अपने ससुराल में रहने लगती है। कुछ दिन तो थोड़ा शबनम के प्रति मनमुटाव की तरह चलता है, लेकिन शबनम का स्वभाव ही इतनी सुंदर था कि वो अपने स्वभाव और अपने गुण के कारण अपने सास ससुर, अपने ससुराल वाले सभी फैमिली को मोहित कर लेते हैं। सभी कोई शबनम को बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार देने लगते हैं, क्योंकि शबनम अपने सास ससुर को बिल्कुल अपनी माता पिता की तरह मानने लगते हैं। अपनी ननद को अपनी बहन की तरह, अपनी देवर को अपने भाई की तरह बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहने लगते हैं। अब दोस्तों जो लोग पहले प्रीतम और शबनम के शादी से इनकार कर रहे थे, वही लोग अब शबनम से बेहद खुश रहने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन दोस्तों एक दिन शबनम के नानी के घर से निमंत्रण कार्ड आता है शादी का। अब दोस्तों प्रीतम के पास समय नहीं होने के कारण वो शबनम से कहते हैं कि ऐसा करो, तुम अकेली ही चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। दरअसल दोस्तों शबनम का जो ससुराल होता है और उसके नानी का जो घर होता है, इस रास्ते के बीच में एक गंगा नदी पड़ता है और महीना भी रहता है बारिश का, सावन भादों का महीना रहता है, जो कि गंगा के नदी में जल का स्तर बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए दोस्तों गंगा नदी में भी काफ़ी पानी चल रहा होता है। प्रीतम शबनम को लेकर के शाम के समय में पहुंचता है और उसके बाद शबनम को घाट तक ले जाकर के पहुंचाता है और उसे नाव पर बैठा देता है। अब दोस्तों कुछ ही देर में नाव चल पड़ती है, लेकिन नाव जैसे ही कुछ दूर जाने के बाद गंगा नदी के बीच में पहुंचता है नाव, वैसे ही दोस्तों अचानक से नाव डूब जाता है। अब दोस्तों किनारे से देख रहे हुए आदमी जितने भी होते हैं जोर जोर से हल्ला करने लगते हैं, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं, वो तमाशा बन करके सिर्फ देखने लगते हैं और उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। प्रीतम भी घाट के किनारे से अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए, अपनी जिंदगी को लूटते हुए अपनी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर के देख रहा होता है। अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी शबनम को डूबते हुए अपनी आंखों से देखते रह जाता है। और फिर दोस्तों नाव डूबने के कुछ ही देर में पूरी तरह से रात हो जाती है और रात का माहौल हो जाने के कारण किसी भी प्रकार का कोई बचाव कार्य भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। दोस्तों नाव में जितने भी आदमी बैठे हुए थे उसमें से लगभग 8-10 व्यक्ति ही वहाँ से वापस अपना तैरते हुए आ पाए थे, क्योंकि वो लोग तैरने के लिए जानते थे। बाद बाकी जितने भी आदमी थे सारे आदमी उस गंगा नदी में डूब चुके थे। अब दोस्तों उसमें से कुछ ही व्यक्ति का लाश तक भी मिला था, कुछ का तो लाश भी नहीं मिला। उसी में से शबनम का भी लाश नहीं मिला था। अब दोस्तों जितने भी आदमी का लाश मिल चुका था उन सब के परिवार को तो दे दिया जाता है और फिर वो अपने अपने तरीके से दाह संस्कार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ शबनम का तो लाश तक भी नहीं मिला था। इसलिए प्रीतम और प्रीतम के घर वाले एक लकड़ी की कठपुतली शबनम के नाम का बनवाते हैं और फिर उसी का दाह संस्कार करके पूरी क्रियाक्रम का कार्यक्रम खत्म करते हैं। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद प्रीतम को सभी लोग समझाने लगते हैं, तुम्हारा तो अभी उम्र ही क्या हुआ है, तुम्हारा तो कहीं भी शादी हो सकता है, बहुत अच्छी खासी लड़की से शादी हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि एक अच्छी सी लड़की पसंद करके
शादी कर लो। लेकिन दोस्तों प्रीतम हर बार यही कहते रहता है कि मेरा अभी शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मेरे मन से, मेरे दिल से शबनम का याद अभी तक नहीं मिटा है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों और फिर प्रीतम इसी तरह से बिना शादी के अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा होता है। और फिर प्रीतम अपनी शबनम को अंतिम बार वही नाव पे बैठाते हुए देखा होता है। और फिर दूसरी बार लगभग 2 साल के बाद शबनम को वो देख रहा होता है, तो वो भी कोठे पर। शबनम प्रीतम को पकड़कर रो रही होती है, प्रीतम शबनम को पकड़ के रो रहा होता है। फिर प्रीतम जो है अपनी शबनम को दिलासा दिलाता है, उसे समझाता है और फिर प्रीतम बड़े प्यार से उसे बेड पर बिठाता है। उसके बाद शबनम से पूछता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम तो नाव में डूब चुकी थी, तो फिर जिंदा कैसे बची? और फिर जिंदा बचने के बाद भी शबनम तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तब शबनम लिख करके बताना चालू करती है कि मैं तो डूब चुकी थी और भी सारे आदमी डूब चुके थे, सबका सामान इधर उधर पानी में बिखर चुका था, लेकिन जैसे ही मेरी दम निकलने वाली थी, मैं पूरी तरह से डूबने वाली थी, वैसे ही मुझे एक डब्बा पकड़ा गया और मैं डब्बे को कस करके पकड़ ली। और फिर मैं उसी प्लास्टिक के गैलन को जोर से पकड़ी रही और फिर रात काफ़ी हो चुकी थी, मैं रात भर उसी को पकड़ करके पानी में बहती रही। और फिर इस तरह से मुझे बहते हुए सुबह हो जाती है। सुबह में बालू बेचने वाला जो व्यापारी होता है, जो गंगा नदी के किनारे से बालू निकाल रहा था, उसकी नज़र मुझ पर पड़ जाता है और फिर वो मुझे बचा करके किनारे में लाता है और फिर वो मुझे चुपके से ले जा करके एक ऐसी जगह पर रख देता है जहाँ कोई भी नहीं रहता है। और फिर लगभग 6 महीने तक वो आदमी मेरे साथ शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती करके बनाते रहता है। एक तरह से उसने मुझे अपने कैद में कर रखा था। मैं तो यही घुट घुट करके सोच रही थी कि इससे अच्छा होता कि मैं गंगा नदी में डूबकर मर गई हुई होती, मैं जिंदा बच गई, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप हो गया। और फिर 6 महीना रखने के बाद वो एक आदमी को एक दिन बुलाता है और फिर उसके हाथों मुझे बेच देता है। और फिर वो दलाल मुझे अपने साथ ले करके यहाँ आ जाता है और फिर मुझे इस कोठे पर छोड़ करके चला जाता है। और फिर मैं तब से यहीं पर हूँ और मेरे साथ हर रोज़ किसी न किसी के द्वारा मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मेरे साथ अत्याचार किया जाता है। शबनम ये सब लिखते जा रही थी और उसके आंसू उस कागज पर गिरते जा रहा था। शबनम लिख रही थी और इधर प्रीतम उसे पढ़ते जा रहा था और प्रीतम भी रोते जा रहा था, उसके भी आंखों से आंसू टपकते जा रहा था। प्रीतम रोते हुए में ये सोच रहा होता है कि ये अपनी ज़िंदगी कितनी कष्टदायक बिताई आज तक। और फिर शबनम लिख ही रही होती है, तभी उसे कस के प्रीतम पकड़ता है और फिर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और गले में लगा करके शबनम को प्रीतम पूरी जोर जोर से रोने लगता है। इतने ही देर में दोस्तों बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है तुम्हारा समय हो चुका है, अब बाहर निकलो, कोई और कस्टमर आया है, वो जाएगा। तो फिर प्रीतम आवाज़ देता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उसके बाद शबनम पूरी ज़ोर से प्रीतम का पैर पकड़ के रोने लगती है और इस कदर देखने लगती है मायूस होकर के, जैसे कि शबनम ये कह रही हो कि प्लीज़ मुझे छोड़ करके इस तरह से मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। अब प्रीतम भी दोस्तों ये सोच रहा होता है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार शबनम से मिलाया है, मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकता हूँ, अब मैं शबनम को दोबारा अपने आँखों के नज़र से ओझल नहीं होने दूंगा। और फिर प्रीतम उसके बाद वहाँ के दलाल से कहता है कि मैं 2 घंटे और इनके साथ बिताना चाहता हूँ, आप जितनी पैसा हो आप ले लेना। अब दोस्तों वहाँ के जो दलाल होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, वो निश्चिंत होकर के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद प्रीतम ये योजना बनाने लगते हैं, ये प्लान बनाने लगते हैं कि किस तरह से यहाँ से शबनम को निकाला जाए। एक योजना तो उसके दिमाग में ये आता है, मैं जाऊँ और अच्छे से वहाँ के जो मैनेजर हैं मैं उससे बात करूँगा और उसके बाद सारी हकीकत, सारी कहानी उससे कह करके सुनाऊँगा, शायद उसका दिल पिघल जाए और वो शबनम को यहाँ से जाने दे।
लेकिन उसके बाद फिर प्रीतम को ये भी डर लगने लगा था कि कहीं अगर नहीं माना मैनेजर तो उसके बाद मैं शबनम से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मैनेजर इस बात को जान गया, यहाँ का दलाल इस बात को जान गया कि शबनम मेरी पत्नी है, तो वो मुझसे कभी नहीं मिलने देगा दोबारा, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही वो जानेगा उसके बाद मेरी पत्नी को यहाँ से कहीं और अलग जगह भेज देगा। और फिर उसके बाद प्रीतम थोड़ी देर के बाद एक दूसरी योजना तैयार करता है, एक दूसरा प्लान तैयार करता है। प्रीतम उस शुभम को फोन करता है जो दोस्त उसको इस कोठे पर लेकर के आया हुआ था, और शुभम को सारी सच्चाई प्रीतम बता देता है कि इस प्रकार से हुआ है, ऐसी ऐसी बात है, और उसके बाद करना क्या है वो भी शुभम को समझा देता है कि तुम पहले सबसे पहले महिला थाना चले जाओ और वहां पर एक एप्लीकेशन लिख करके महिला थाना में दे दो। अब दोस्तों इतने ही देर में शुभम चला जाता है महिला थाना की ओर एप्लीकेशन देने के लिए, और फिर इधर प्रीतम ऑनलाइन एक आवेदन दे देता है जिसमें सारा ब्यौरा, सारा कहानी लिखा हुआ होता है, क्योंकि प्रीतम अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए सारा तैयारी कर रखा था। और फिर उसके बाद प्रीतम ये फैसला करता है कि चलो अब यहाँ के जो मैनेजर है उससे ये सारी बातें बताता हूँ। प्रीतम मैनेजर के पास जाकर के सारी बात, सारी कहानी सुनाता है और उसके बाद कहता है कि मैं अपनी पत्नी शबनम को यहाँ से ले करके जाना चाहता हूँ अपने साथ में। लेकिन दोस्तों वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो प्रीतम से कहते हैं कि नहीं नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोठे का रोल ही नहीं है, आप किसी भी हाल में शबनम को यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते हैं। फिर भी उसके बाद प्रीतम उसे समझाने का प्रयास करता है, देखिए असल में ये एक महिला है, ये कोई लड़की नहीं है, ये महिला है और ये मेरी पत्नी है, इसलिए मैं इसे लेकर के जा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों लाख समझाने के बावजूद वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे कोठे का ऐसा कोई रूल ही नहीं है, मैं किसी भी हाल में यहाँ से इसे नहीं जाने दूंगा। मैनेजर कहता है ये महिला तुम्हारी पत्नी होगी ये अलग बात है, लेकिन मैंने इसे पैसा दे करके खरीदा है, अब ये मेरी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत नहीं है। अब दोस्तों इसी बीच में प्रीतम शुभम को मैसेज कर देता है और उसके बाद शुभम महिला पुलिस को ले करके पहुंच जाता है कुछ ही देर में कोठे पर। महिला पुलिस भी आने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रीतम जो है पहले ही ऑनलाइन भी एक आवेदन दे करके रखा हुआ होता है, इसलिए उन्हें जो भी काम करना होगा बड़े ही ईमानदारी से करना होगा। और फिर कहीं ना कहीं दोस्तों इसीलिए महिला पुलिस भी पूरी तरह से प्रीतम का सहयोग करती है शबनम को कोठे से बाहर निकालने में। और फिर दोस्तों उसके बाद पुलिस कोठे से शबनम को छुड़ा करके बाहर ले आता है। उसके बाद प्रीतम के हाथ में शबनम को सौंप देता है। प्रीतम अपनी पत्नी शबनम को लेकर के चला आता है रूम पर, जहां पर प्रीतम भाड़े पर रूम लेकर के रह रहा था। दोस्तों जब से शबनम डूब करके हादसे में चली गई थी उस दिन के बाद से प्रीतम अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों उधर शबनम भी कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रही थी, वो तो और भी नर्क की जिंदगी जी रही थी प्रत्येक दिन। अब दोस्तों जैसे ही दोनों रूम पर आते हैं और उसके बाद रात हो जाती है, रात होने के बाद जैसे ही एक बिस्तर पर दोनों आते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे फिर से एक नई शादी दोनों का हुआ हो और दोनों का फिर से एक सुहाग रात मनाया जा रहा हो। दरअसल दोस्तों शबनम और प्रीतम दोनों एक दूसरे से आत्मा से प्यार करते थे, तभी तो शबनम को जैसे ही प्रीतम से मिलन हुआ वैसे ही शबनम सारी बातों को, सारी सच्चाई को एक ही पेज में लिख करके तुरंत बता दी। खैर दोस्तों कहते हैं अंत भला तो सब भला। दोस्तों दोनों ही उसके बाद बड़े ही प्यार से अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगते हैं और उसके बाद उसे वहाँ से ले करके अपने घर, अपने गांव चले जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को बड़े ही प्यार से गुजारने लगते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। और फिर शबनम और प्रीतम का ज़िंदगी आनंदमय हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, आशा है आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी के दिल को दुखाना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको कहानी के माध्यम से जागरूक करना है,
सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।